इस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज चुनावी नतीजों का दिन है और ये चुनावी नतीजे काफी हद तक 2019 में विपक्ष की रणनीति क्या होगी ये तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की 3 लोकसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों पर 11 तारीख को उपचुनाव हुआ था। वोटिंग उस दिन हुई थी, वोट डाले गए थे। आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और पूरे दिन भर आप इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। किस सीट पर क्या कुछ रुझान आ रहा है ये सबसे पहले बताएंगे। 11 तारीख को मतदान हुआ था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर वोट डाले गए थे और इसके साथ ही बिहार की अररिया लोकसभा सीट और भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी 11 मार्च को। आज नतीजे आएंगे सुबह 8 बजे से, यानी अब से करीब 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और जैसे ही हम तक अपडेट आने लगेंगे, रुझान आने लगेंगे, सबसे पहले सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर खासतौर पर नजर रहेगी क्योंकि गोरखपुर सीट है पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। अब वहां पर क्या कुछ नतीजे, किस अंतर से क्या फैसला आता है ये आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही फूलपुर लोकसभा सीट जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी, इस सीट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको देंगे और इसके साथ ही बिहार का भी रुख करते रहेंगे जहां पर अररिया लोकसभा सीट और भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी 11 तारीख को। आज की बड़ी खबर, और बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि 2 तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और ये 2 तस्वीरें काफी अहम रहेंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में चुनावी नतीजे आए थे, कुल 73 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद बीजेपी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। अब उस लहर को बरकरार रखना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। इस परीक्षा में वो कितना सफल हो पाते, चुनावी नतीजे आए थे, कुल 73 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद बीजेपी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। अब उस लहर को बरकरार रखना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। इस परीक्षा में वो कितना सफल हो पाते हैं ये नतीजे आज तय करेंगे और इसके साथ ही बिहार में महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ फिर जुड़कर सत्ता बनाने के बाद नीतीश कुमार की पहली अग्नि परीक्षा और नीतीश कुमार इस टेस्ट में कितना सफल हो पाते हैं और इसके साथ ही विपक्ष उन पर जो आरोप लगाता रहा है और विपक्ष के आरोपों को जनता ने कितनी तवज्जो दी है ये भी आज के दिन साफ हो जाएगा। और खासतौर पर हमने स्क्रीन भी तैयार की है आपके लिए। स्क्रीन के एक हिस्से में लोकसभा चुनाव से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं, कौन कौन उम्मीदवार थे, किसकी किस्मत दांव पर है, फूलपुर लोकसभा सीट और साथ ही जो अररिया लोकसभा सीट है, भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीट है, कौन से बड़े उम्मीदवार वहां पर रहे हैं, किनके बीच टक्कर है, ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही स्क्रीन के निचले हिस्से में लोकसभा चुनाव 2014 में क्या स्थिति थी, गोरखपुर, फूलपुर और अररिया में किसको कितना वोट परसेंटेज मिला था, इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब सवाल है कि आज इन सीटों पर क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी दोनों सीटें बचा पाएगी और साथ ही बिहार में क्या नीतीश कुमार ये साबित कर पाएंगे कि जो उन्होंने फैसला लिया बिहार की जनता की भलाई के लिए वो फैसला बेहतर था, जरूरत थी वक्त की, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। चलिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के लीडर हैं और साथ ही अनुज गुप्ता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं संजय के पास चलता हूं, रिपोर्टर से थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। संजय, काफी कुछ तस्वीर आज बयां होगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, बीजेपी ने जिस तरीके से 73 सीटें हासिल की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मेदारी है। अग्नि परीक्षा इस बात की है कि बीजेपी की वो लहर बरकरार है या नहीं, दोनों सीटें बचती हैं या नहीं। बिल्कुल राकेश, योगी आदित्यनाथ की आज परीक्षा होगी कि उन्होंने 1 साल का जो कामकाज किया उस पर जनता उनको कितना पसंद करती है, कितनी मोहर लगाती है और साथ ही साथ एक बड़ी सी टेस्टिंग सपा बसपा के गठजोड़ की भी होगी कि 2019 की जो तैयारियां कर रहे हैं ये दोनों पार्टियां, ये दोनों का गठजोड़ कितना कारगर होगा, इन दोनों नतीजे से मालूम पड़ेगा, फूलपुर और गोरखपुर के नतीजों से, क्योंकि बसपा ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए हैं। तो इन दोनों के नतीजों से ये साफ होगा, तस्वीर साफ होगी तो कि 2019 में सपा बसपा को साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहन जी मायावती इस पूरे रिजल्ट को काफी गंभीरता से देख रही है और इसको लिटमस टेस्ट मान रही है कि किस तरीके से 2019 में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ इसी को आप अग्नि परीक्षा के रूप में आप नीतीश कुमार के लिए भी देख सकते हैं कि महागठजोड़ छोड़ के जिस तरह से बाहर आए हैं, तेजस्वी यादव भी
पहली बार लालू यादव के बगैर चुनाव लड़के दिखा रहे हैं। तो ये सभी के लिए एक तरह से परीक्षा का दिन है आज, और 2019 की तैयारियों के लिए किस तरीके से जाना है, अकेले जाना है, साथ में जाना है, तो सभी को एक मिला जुला एक आप कह सकते हैं तो आज इम्तिहान का दिन है, आगे की तैयारियों के लिए टेस्टिंग का दिन है। राकेश बिल्कुल, चलिए संजय आपके पास लौट करेंगे, स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, इन नतीजों को जो आज निकलेंगे इनको कैसे देखा जाए? उपचुनाव के सिर्फ नतीजों के तौर पर देखा जाए, या फिर ये देखा जाए कि बीजेपी अपनी दोनों सीटें बचा ले जाती है, या फिर इस लिहाज से देखा जाए कि पानी में पत्थर फेंक कर मारा गया है कि 2019 के लिए रणनीति क्या होगी सपा और बसपा के गठजोड़ की अगर बात करें? बिल्कुल, जो आपने अंतिम बात कही वो जो संजय भाई कह रहे थे वो एक ही बात है कि सपा और बसपा क्या ये दोनों मिलकर भी भाजपा को हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते हैं, यानी उनके वोट आपस में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे जी। क्योंकि यदि वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं तो फिर राजनीति बहुत अलग किस्म की हो जाएगी। कल रात को आपने सोनिया गांधी जी के घर के डिनर में देखा कि किस तरह से रामगोपाल यादव जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी अगल बगल बैठ करके गपशप कर रहे थे। ये यूपी में बदलते हुए समीकरण का एक संकेत हो सकता है। और जो आपने कहा कंकड़ मारकर, तो ये कंकड़ से लहरें कैसी पैदा हो रही हैं वो आज 8 बजे के बाद आप बताएंगे लोगों को, और उसी से ये तय होगा कि संगठित विपक्ष नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए खड़ा होता है या बिखरा हुआ विपक्ष उनको झेलेगा। आपने एक बात कही, वोट ट्रांसफर हो पाता है या नहीं। गोरखपुर और फूलपुर दोनों जगहों पर रिकॉर्ड कम वोटिंग हुई है, किसको फायदा किसको नुकसान आपके लिहाज से? देखिए, वोटिंग बहुत कम होने से लोग ये संकेत निकाल रहे हैं कि शायद बसपा का वोटर बहुत उत्तेजित होकर के उमंग के साथ बाहर नहीं निकला है और इसलिए वोटिंग कम हुई है। कम वोटिंग में आमतौर पर संगठित पार्टी जो होती है वो अपने वोट डलवा लेती है, क्योंकि इसलिए उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और देखिए, आज के नतीजों के बाद अब कैराना लोकसभा सीट का भी उपचुनाव होना है, महाराष्ट्र में गोंदिया भंडारा और पालघर सीट का भी उपचुनाव अगले कुछ हफ्तों में घोषित होना है, और कर्नाटक का विधानसभा चुनाव सामने खड़ा हुआ है। संसद में गतिरोध बना हुआ है। देखना होगा कि आज के नतीजों के बाद क्या वित्तीय कार्यों को करने के लिए सब लोग हंगामे को भूल करके और कुछ कार्य करते हैं। इन सब चीजों पर आज के नतीजों का असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, क्या असर पड़ने वाला है ये हम जानेंगे, और साथ ही इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, इसके बाद रुख करेंगे स्टूडियो का जो हमारे दूसरे मेहमान है अफजल अब्बास साहब का रुख करेंगे। अरविंद जी, आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन इस लिहाज से क्योंकि एक टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट इस बात का कि सपा और बसपा का जो गठजोड़ है ये ट्रेलर सही निकलता है, ये जो टेस्ट है लिटमस टेस्ट है वो सही निकलता है या नहीं, ये जो एक रणनीति खेली गई है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से ये दोनों जिसको कहें हम तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि नए उत्तर प्रदेश में राज करें, उनके लिए बड़ा दिन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो इस सीट पे विजय पाएंगे, लेकिन वो इस ट्रेंड को देखना चाहते हैं कि एक साल में योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है उसको लेके जनता क्या सोच रही है, किस तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी ये सोच रही है कि क्या उसका वोट शिफ्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, और अगर इन दोनों का गठबंधन लोकसभा चुनाव में होता है तो उससे कितना फायदा होता है। लोगों की चिंता इस बात को लेकर है राकेश, जिस तरह से कम परसेंटेज ऑफ पोलिंग हुआ है 47 और 37 के आसपास, तो ये लोगों की इसने चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। राकेश, हम इनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी चिंता है या पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। चंद्रमोहन जी, आपको क्या लगता है कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कोई चिंता की बात नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, और आज उत्तर प्रदेश में 2 धाराएं हैं। एक और सन्यासी के नेतृत्व की सरकार है, दूसरी तो और स्वार्थी तत्वों का जमावड़ा है। तो स्वार्थी बनाम सन्यासी की ये लड़ाई है, और सन्यासी ने जो तपस्या करके उत्तर प्रदेश की इमेज बदलने का काम किया है, इन्वेस्टर समिट से लेके अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने तक, तो ये उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का एक अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश को वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश बनाने का अभियान शुरू हुआ है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, और जनता सन्यासी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वार्थी तत्वों के साथ नहीं जा सकती। एक सवाल, ये जो वोट कम परसेंटेज हो रहा है, कम पोलिंग हुई है, उससे आप चिंतित नहीं है? नहीं, देखिए, वोट परसेंट कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण है। उपचुनाव है, उपचुनाव में एक उस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, तो इसलिए वोट परसेंट कम है। राकेश जी,
राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अरविंद जी, आवाज आ रही है। चलिए आप तक हम दोबारा लौट कर आते हैं। एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी राजीव शर्मा वहां पर मौजूद है। राजीव, आपने क्या महसूस किया? गोरखपुर में आप हैं, रिपोर्टिंग लगातार वहां पर जाकर करते रहे हैं, काफी कम मतदान भी हुआ था। इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो लोग वोट कम डालने निकले। जो बसपा के समर्थक थे वो वोट ट्रांसफर को लेकर परेशानी हुई, वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, या फिर इस लिहाज को कैसे देख रहे हैं वहां के लोग? राकेश, ये सवाल सबके जुबान पर है। यहाँ पर राजनीतिक दल या लोग भी 19.5 लाख मतदाता है यहाँ पर, और कुल 9,39,000 लोगों ने वोट डाला है। तो ये वोट परसेंटेज यकीनन बहुत कम है यहाँ पर, और उसके चलते थोड़ी सी परेशानी भी है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं वो कहीं कहीं आश्वस्त है। उनका मानना है कि योगी फैक्टर है वो फिलहाल बरकरार है, और गोरखपुर में इस बार भी जीत भाजपा समर्थक किसी जो प्रत्याशी यहां से खड़े हुए हैं उन्हीं की होगी, क्योंकि पिछली बार यहां से योगी आदित्यनाथ थे। मैं जहां पर हूं इस मंदिर में ही अगर भाजपा गोरखपुर से जीतती है तो गोरखधाम मंदिर में ही सारा जमावड़ा लगने वाला है, और जश्न जो होने वाला है अगर जीत होती है बीजेपी कैंडिडेट की तो यहीं से होगा, यहीं पर होगा। राकेश, जो बीजेपी के लोग हैं वो इस बार इस चुनाव को लेकर कहीं से भी सशंकित या आशंकित नहीं है कि ये सीट उनके हाथ से निकलने वाली है। वोट कितना ट्रांसफर हुआ इस पर सवाल ये है कि लोग निकले ही नहीं, बूढ़ा हो या जवान सभी करे मतदान, लेकिन लोग नहीं निकल के आए, इसलिए कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि डर हर एक के दिल में है कि जितने भी वोट पड़े हैं वो गए कहाँ हैं। बिल्कुल, जितने भी वोट पड़े वो गए कहाँ है राजीव? इसका जवाब तो 8 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा, जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आएंगे, उनसे हम लगातार अपडेट करवाएंगे। इस बीच अनिला सिंह, स्पोक्स पर्सन बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन उससे पहले अनुज जी से एक कमेंट ले लेते हैं। अनुज जी, ये जो आपने बात सुनी, राजीव जिस तरीके से बता रहे थे, वहां भी इस बात को लेकर चर्चा बड़ी गर्म है कि आखिरकार जो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसकी वजह क्या रही है। इसकी तस्वीर तो साफ हो जाएगी थोड़ी देर बाद जब रुझान आने शुरू होंगे, लेकिन ये देखा कैसे जाए? करीब पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए मैदान में है, तो ये उनके लिए मुश्किल लड़ाई रही होगी। देखिए, कहने के लिए तो हम जरूर कहेंगे मुश्किल लड़ाई है कि अपने लिए वोट मांगना, दूसरे के लिए वोट मांगना, दूसरे के लिए वोट गिरवाना, अपने लिए वोट गिरवाना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल अब मुश्किल से 1.25 साल का बचा हुआ है, क्योंकि वर्तमान लोकसभा बनी भले ही मई में थी, लेकिन उसका पहला सत्र 30 जून को हुआ था, इसलिए कार्यकाल 30 जून तक का है। तो 1.25 साल के टर्म के लिए बहुत मेहनत वोटरों की ओर से भी होना मतलब कोई आवश्यक नहीं है, और वो इस नतीजे जो वोटिंग कम हुई है उससे ये पता लगा है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा कि जो भी पार्टी जिसका नेटवर्क अच्छा होता है वो कम वोटिंग में जीत जाती है, यानी कोई लहर नहीं है, इसलिए जो कमिटेड वोटर हैं उनके वोट पड़ने से जीत जाते हैं। अच्छा, क्या लोगों के मन में ये बात भी रही होगी कि 1.25 साल बाद तो फिर से चुनाव होना है, इसलिए भी लोग कम वोट डालेंगे? बिल्कुल, उत्साह उस कारण घट जाता है, और जैसे कि आपके रिपोर्टर ने भी वहां से कहा कि चूंकि कोई सरकार बनाने या बिगाड़ने के लायक वाला मतदान नहीं है, इसलिए भी लोगों में वोट डालने की रुचि घट जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना शहर है, अपनी सीट है, इसलिए उनके लिए तो ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण सीट रहेगी। देखना होगा कि वो विनिंग मार्जिन जो उनकी थी, क्या प्रतिशत में उसी तरह का विनिंग मार्जिन वो अपने उम्मीदवार को भी दिला पाते। बिल्कुल, देखना यही होगा कि मार्जिन क्या रहता है। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनिला जी, बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ी है गोरखपुर में, करीब 15-16 के आसपास रैलियां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, अब बड़ा गढ़ रहा है, बीजेपी के मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। अब इतनी मेहनत करनी पड़ी, इसके पीछे लगता है कि वाकई परिस्थितियां उलट रही थी, या फिर सपा बसपा के गठजोड़ के चलते बीजेपी ने अपनी रणनीति को उस तरीके से तैयार किया? राकेश जी, हर राजनीतिक दल का अपना एक चरित्र होता है। अब क्या करें, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि हम कर्मठ लोग हैं, लगातार मेहनत करने वाले लोग हैं। तो चाहे कोई एक छोटा सा निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हमें आदत है मेहनत करने की। हम एक नहीं अनेकों बार रैलियां भी करते हैं, सभाएं भी करते हैं। हमारे छोटे नेता, चाहे बड़े नेता, चाहे कार्यकर्ता या सीनियर कार्यकर्ता हो, जूनियर कार्यकर्ता हो, महिला हो, पुरुष हो, लगातार हम काम करते रहते हैं, और उस काम करने का नतीजा ही है कि जिस प्रकार से हमें एक के बाद एक विजय प्राप्त होती चली जा रही है। हम बैठकर एंजॉय करना या जश्न मनाना शुरू नहीं कर देते हैं।
एक जीत के बाद हम दूसरी जीत के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो जाकर सभाएं करते हैं और दूसरे विरोधी दल उस पर उंगलियां उठाते हैं। भाई आपके नेताओं को किसी ने रोक रखा है, आप क्यों 1 या 2 सभाएं करते हो? आप भी जाकर करो ना। वो नहीं करते क्योंकि उनका चरित्र नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है। चलिए अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। साथ ही तमाम मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आपको यह बता दें कि जैसे ही वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी, पहले रुझान, पहले नतीजे, सबसे सटीक रुझान और नतीजे सबसे तेज आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख सकेंगे।